हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में। तो ट्रांसलेशन का हम लोग पिछली क्लासेस में भी ट्रांसलेशन के बारे में पढ़े थे और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेशन में इलोंगेशन फैक्टर की। इनिशिएशन फैक्टर को हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, आप लोगों को याद होगा अगर पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलोंगेशन फैक्टर्स के बारे में बच्चा। ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर हमने पढ़ लिया था। तो जो ट्रांसलेशन में हम प्रोकैरियोटिक की बात करें बेटा ना, तो प्रोकैरियोट्स में जो इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं दीज आर थ्री टाइप्स, या हम कहें थ्री इलोंगेशन फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। नंबर वन, EFTU GTP। पहला कौन सा? EFTU GTP। नंबर दो, EFTS GTP और इलोंगेशन फैक्टर G। ठीक, EFTU इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर अनस्टेबल। बेटा जैसे नाम है इसका ना, इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर अनस्टेबल, तो ये क्या होगा? अगर हम हाई टेम्परेचर पर जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा? ये वाला ट्रांसलेशन फैक्टर डिजनरेट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, अपना काम नहीं कर पाएगा, अपनी फंक्शनल एबिलिटी को खो देगा। इसीलिए हमने इसको क्या कहा? इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर अनस्टेबल। दूसरा है हमारा इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर स्टेबल, TS। इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर स्टेबल बच्चा। ठीक है, टेम्परेचर स्टेबल, ये है हमारा इलोंगेशन फैक्टर G। तो हमारे पास ये थ्री इलोंगेशन फैक्टर हैं, इलोंगेशन फैक्टर G। तो ये थ्री इलोंगेशन फैक्टर्स हैं हमारे पास। अब हम देख लेते हैं किस तरह से ये फंक्शन करते हैं बच्चा। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इलोंगेशन EFTU GTP के बारे में। ठीक, तो हम लोगों ने बच्चा क्लास में, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम लोगों ने देखा था कि mRNA और राइबोसोम की दोनों सब यूनिट हमारी आकर बाइंड कर गई थी। ठीक है, तो ये राइबोसोम बाइंड कर गया, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट दोनों बाइंड कर गई। हमने बताया था कि राइबोसोम के पास थ्री साइट्स थी। ठीक, अगर आप लोग रिवाइज किए होंगे बेटा तो आप लोगों को ध्यान होगा ये थ्री साइट्स थी। कौन कौन सा? दिस इज E साइट, P साइट एंड A साइट। ठीक, A साइट पर हमारा इनिशिएशन फैक्टर A बाइंड किया रहता है, सॉरी IF1, इनिशिएशन फैक्टर 1, IF1 बाइंड किया है कहां पर? A साइट पर। ठीक, तो EFTU का काम जो होता है, EFTU का फंक्शन की बात करें बेटा, तो EFTU डिलीवर द चार्ज tRNA टू द P साइट ऑफ राइबोसोम। तो EFTU का काम क्या है? EFTU GTP डिलीवर्स द, नोट डाउन करते रहो, डिलीवर्स द चार्ज tRNA टू द P site of the ribosome। ठीक है, चार्ज tRNA को P साइट पर, और P साइट पर कब डिलीवर करेगा? जब कोडॉन और एंटी कोडॉन की प्रॉपर बेस पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, अब हम दिखा देते तो ये होता क्या है। अब हम चार्ज tRNA का मतलब आप लोगों को पता है बेटा। ठीक है, मैं बता चुका हूं आप लोगों को पहले। चार्ज tRNA का मतलब है जो tRNA है उससे हमारा अमीनो एसिड अटैच हो गया हो। चार्जिंग ऑफ tRNA हम लोगों ने पढ़ा, तो ये बच्चा हो गया चार्ज tRNA हमारा। ठीक, अब इस चार्ज tRNA से हमारा EFTU GTP, हम इसको डिफरेंट कलर से दिखा देते ना बच्चा। ठीक, तो ये EFTU GTP क्या करेगा? इस चार्ज tRNA से हमारा बाइंड कर जाएगा। ये देखिए EFTU GTP हमारा बाइंड कर गया बच्चा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? EFTU GTP। ठीक, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स जब चार्ज tRNA से हमारा EFTU GTP बाइंड कर जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर कंप्लीट बना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टर्नरी कॉम्प्लेक्स। क्या है ये?
टर्नरी कॉम्प्लेक्स। तो ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स, अब ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स पी साइड की तरफ मूव करता है। अब ये मूव करते हुए यहां पर आ जाएगा, ठीक है, पी साइड ऑफ द राइबोसोम पर आ जाएगा ये, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये इस चार्ज टीआरएनए को यहाँ पी साइड पर, ठीक, लेकिन ध्यान दीजिए, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है बेटा, ये इस चार्ज टीआरएनए को जब यहां पर डिलीवर कर पाएगा जब यहाँ के जो कोडॉन है, यहाँ पे कोडॉन प्रेजेंट होंगे, इसके कोडॉन और इसके एंटी कोडॉन में प्रॉपर बेस पेयरिंग हो जाए। क्या हो जाए, प्रॉपर बेस पेयरिंग हो। जब तक प्रॉपर बेस पेयरिंग नहीं होगी तब तक ये टीआरएनए को डिलीवर नहीं करेगा। अगर बेस पेयरिंग प्रॉपर नहीं होगी तो ये टीआरएनए के साथ ही यहां से वापस चला जाएगा। क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, ठीक। अगर प्रॉपर बेस पेयरिंग हो गई तो ये भैया यहां पर डिलीवर कर देंगे इसको, ठीक है, डिलीवर कर देंगे। ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों होता है बेटा, ये जो हमारा राइबोसोम है यहाँ पर पेप्टाइडेज वो सॉरी ये इसकी जो जीटीपेज एक्टिविटी का सेंटर होता है, ठीक, वो जब ये प्रॉपर बेस पेयरिंग होती है तभी ये हमारा वो उस पॉइंट के क्लोज आता है और वहां की जीटीपेज एक्टिविटी इसकी हाइड्रोलिसिस करा देती है, जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर देती है। जब हमारा EF2 GDP हो जाता है तो उसकी एफिनिटी चार्ज टीआरएनए से खत्म हो जाती है और वो इसको छोड़ के चला जाता है। हमारा जो EF2 GDP यहां से हट जाएगा और चार्ज टीआरएनए को छोड़ देगा। देखो अभी नेक्स्ट स्टेप में दिखा रहा मैं, ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिए, ध्यान देने से ही संभव होगा कि आप लोगों को समझ में आ पाए बच्चा, ठीक है। ये देखिए हमने इसको हम रेड कलर से ही बना दे रहे, अभी आप लोग रेड कलर से बना रहे थे ना, तो हम इसको रेड कलर ही कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे बच्चा, ठीक है। तो ये हमारा mRNA बन गया, ये बन गया लार्ज सब यूनिट और ये बन गया बच्चा स्मॉल सब, ठीक। ये 3 साइट्स हो गई, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट। ए साइट पर हमारा IF1 अभी बाइंड किया हुआ है, क्योंकि IF1 बाइंड नहीं होगा तो हमारा चार्ज टीआरएनए यहाँ पर भी आ सकता है। अब ये देखिए, ये हमारा लेकर आ गया EF2 GDP। अब हम अपना EF2 GDP कौन से कलर का यूज किया था हमने, ब्लू कलर का, तो यहाँ फिर ब्लू कलर का बना देते हैं। ठीक है, देखिए पी साइड में आ गया, ये हमारी क्या थी, पी साइड, ये ई साइड और ये ए साइड, ठीक। ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, टर्नरी कॉम्प्लेक्स आकर बाइंड कर गया पी साइड में। अगर कोडॉन एंटी कोडॉन, ठीक है, इफ कोडॉन एंटी कोडॉन base paired properly, base paired properly, then EF2, then GTPase activity, GTPase activity of the ribosome hydrolyze the GTP into GDP and EF2 GDP delivers EF2 GDP फॉर्म, ठीक है। अब ये जब जब ये प्रॉपर बेस पेयरिंग हो गई एंटी कोडॉन और कोडॉन में, तो ये जो राइबोसोम था उसकी जीटीपेज एक्टिविटी ने क्या किया, इस जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर दिया जीडीपी में। तब ये क्या करेगा, इसकी एफिनिटी कम हो जाएगी, एफिनिटी कम हो जाने से ये इसको छोड़कर चला जाएगा, ठीक। तो ये तो काम हो गया बच्चा हमारा EF2 GTP का, ठीक है, फॉर्म, ठीक। तो जब ये फॉर्म हो जाएगा तो ये इसकी एफिनिटी खत्म हो जाएगी हमारे चार्ज टीआरएनए के,
ठीक है। देखिए और एक बेटा बात, एक स्पेशल बात यहाँ पर यह है कि जो हमारा ये इलोंगेशन फैक्टर है ये बहुत ही स्पेसिफिक है, ठीक, बहुत ही स्पेसिफिक होता है। तो इसके अगेंस्ट बहुत सारी एंटीबायोटिक बनाई जाती है कि जो कि बैक्टीरियल पैथोजन को किल करने के लिए, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स का भी फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। अब हमारा सेकेंड इलोंगेशन फैक्टर है EFTS GDP, ठीक। ये EFTS GDP क्या काम करता है? इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर स्टेबल, इसका काम होता है चार्जिंग ऑफ, या हम कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ EFTU GDP इंटू EFTU GDP, ठीक है। या हम कह सकते हैं चार्जिंग ऑफ EFTU GDP। इसका काम होता है EFTU GDP को GDP में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो पहले ये क्या करेगा, EFTU GDP पहले खुद एक ATP ले लेगा, एक ATP से कन्वर्ट करके GDP में कन्वर्ट होगा और उसको ये इसको दे देगा, फिर खुद इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। देखिए EFTS GDP है, इसने ATP की एनर्जी ली, ADP में कन्वर्ट हो गया और ये कन्वर्ट हो गया हमारा EFTS GDP में, ठीक। अब ये EFTS GDP ने क्या किया, EFTU GDP को कन्वर्ट कर दिया EFTU GDP में, ठीक, और खुद कन्वर्ट हो गया EFTS GDP। तो ये हो गया, इसको कहते हैं हम चार्जिंग ऑफ, इसको हम ये भी कह सकते हैं चार्जिंग ऑफ इलोंगेशन फैक्टर TU, ठीक है। इलोंगेशन फैक्टर की ये चार्जिंग हो गई। थर्ड हमारा इलोंगेशन फैक्टर है EFG, ठीक। EFG के पास होती है ट्रांसलोकेज एक्टिविटी। थर्ड इलोंगेशन फैक्टर क्या है हमारा, EFG, इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेज। जैसे नाम से क्लियर है ना, ट्रांसलोकेज मतलब मूवमेंट कराएगा, क्या कराएगा, मूवमेंट कराएगा। तो IF3 का काम होता है, इलोंगेशन फैक्टर G, EFG का काम होता है, ट्रांसलोकेज का काम होता है मूव कराना। तो ये वन कोडॉन मूवमेंट करा देता है, क्या करा देता है, वन कोडॉन मूवमेंट, वन कोडॉन मूवमेंट ऑफ राइबोसोम, ठीक। एक कोडॉन मूवमेंट हो जाएगा जिससे जो हमारा अब चार्ज tRNA पहुंचा था P साइड में, वो पहुंच जाएगा E साइड पर और हमारी P साइड वैकेंट हो जाएगी। वन कोडॉन मूवमेंट ऑफ राइबोसोम, सो द चार्ज्ड tRNA reached with charged tRNA of P site reached in E site and P site is vacant to receiving further charged tRNA by EFTU GT, ठीक है। तो बेटा ट्रांसलोकेज का काम है ये हमारा, ट्रांसलोकेज इस तरह से। तो ये तो बात हो गई इनिशिएशन फैक्टर की। अब हम बात करेंगे अपने रिलीज फैक्टर्स के बारे में। देखिए जैसे हम टर्मिनेशन में पढ़ते, ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ते हैं टर्मिनेशन फैक्टर, इसी तरह से ट्रांसलेशन की प्रोसेस में ट्रांसलेशन को स्टॉप करने के लिए जरूरत होती है रिलीज फैक्टर्स की। किसकी?
रिलीज